जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी है वैदिक सभ्यता की क्लास। एक्चुअली ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन कल की क्लास में जो है इसमें वॉइस नहीं थी, तो इसको दोबारा से रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, इसमें जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछा गया है। ठीक, इसमें जो प्रश्न है वो किस तरह से कहाँ कहाँ से प्रश्न आया है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले तो इनकी भाषा से पूछा गया है, इनकी भाषा किस प्रकार थी, आर्य कौन थे। ठीक, आर्य कौन थे, विश्व ग्राम जन राष्ट्र कुल, इसका जो है वो क्रोनोलॉजी पूछी गई है आपसे एग्जाम में। ठीक, कितने भागों में विभाजित था। और क्या पूछा गया है आपसे कि हाँ, ये अभी 2023, ज़्यादा दिन नहीं, 2023 में यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, सभा और समिति को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन थी। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। गोविष्ठ शब्द का प्रयोग यानी अघन्या किसे कहा गया है। ठीक, दूसरा ये 10 राज्य युद्ध के बारे में पूछा गया है, किस मंडल में इसका उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, यहाँ से वेदांग, कौन सा वेदांग किससे है, ये पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज कि ये दर्शन है, ये दर्शन है और इनके प्रवर्तक कौन है, जैसे पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो ये क्या है, ये आपसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। राइट, तो आइए पूरे चैप्टर को हम लोग देखते हैं। ये सभी पीसीएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो अब जो आगे बन सकते हैं उनको भी हम लोग पढ़ लें। ठीक, तो आइए देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए थे। आर्य जो थे सर्वप्रथम कहाँ पर आके बसे, कहाँ पर आके बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में। अच्छा, ये भी एक बार ध्यान दे लीजिए आप लोग, वैदिक काल जो था दो भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में वैदिक संहिताओं में ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, और उत्तर वैदिक काल किससे पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में बताइए, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों से। अगर आपको याद आ रहा है तो इसका मतलब आपने पिछले चैप्टर को ठीक से पढ़ा है और रिवाइज किया है, नहीं याद आ रहा है तो इसका मतलब आपका सब गोलमाल है। ठीक ना। नेक्स्ट, आर्य जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे, आकर बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक, और ये कहाँ से आए थे, अगर ये प्रश्न पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और इन्हीं आर्यों ने जो सभ्यता बसाई उसको क्या कहते थे, वैदिक सभ्यता। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं। दूसरी चीज, अगला प्रश्न पूछता है, देखिए यहां से प्रश्न पूछा हुआ है कि यह किस प्रकार की सभ्यता थी। जैसे दे देता है सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। ये बात आप दोनों चीज मैंने एक साथ को रिलेट करके पढ़ा दिया, क्योंकि इन दोनों को ही एक साथ परीक्षा में दे करके आपसे प्रश्न पूछता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। राइट, आगे चलें। आर्यों की भाषा क्या थी, क्या थी आर्यों की भाषा, संस्कृत थी। संस्कृत थी, आर्यों की भाषा क्या थी, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है, जैसे है ना हमारा केंद्र, फिर उसके बाद राज्य, राज्य में जो है फिर बहुत सारे ब्लॉक्स में विभाजित है, ग्राम में विभाजित है, तो उस तरह से ये क्या है, सबसे बड़ा था राष्ट्र, उससे छोटा जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर कुल। कुल का जो प्रधान था कौन था, कौन था, बताएंगे आप लोग। कुल का प्रधान कौन था, उस घर का सबसे जो वरिष्ठ पुरुष होता था वो कौन होता था, कुल का प्रधान होता था। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था, राजन। नेक्स्ट है, राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। ठीक, इसमें कोई प्रमुख बात नहीं है। ठीक है, ये प्रमुख थे। देखिए, ये
जो वशिष्ठ थे और विश्वामित्र थे, ये दोनों पुरोहित थे। ये दोनों कौन थे? पुरोहित थे। पुरोहित थे, ठीक ना। लेकिन जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी थे। और जो वशिष्ठ विश्वामित्र थे वो उदार थे। तो इन दोनों को ऐसे क्रॉस करके उल्टा कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है, सूत, रथकार व कम्मादि नामक जो अधिकारी थे, ये जो तीनों अधिकारी थे वो क्या कहते थे? रत्नी। तो ऐसे आपको दे सकता है, रत्नी में कौन शामिल नहीं था? रत्नी में कौन शामिल नहीं था, ठीक। इनकी संख्या राजा सहित करीब हुआ करती थी कितनी? 12। तो 12 का नाम नहीं दिया है, तो ये आप संख्या एटलीस्ट याद रखें, और वो भी राजा सहित हुआ करती थी। दुर्गपति, दुर्गपति को क्या कहा जाता था? पूरब, ठीक। जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होते थे, जो देखने वाले गुप्तचर होते थे, उनको क्या बोला जाता था? स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक। फिर उसका नेक्स्ट, गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति, वाजपति कहलाता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था उसको क्या कहते थे हम लोग? उग्र, उग्र कहते थे, ठीक। फिर राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? राजस्व एकत्र करने वाली को अधिकारी को भागदूह कहते थे। क्या कहते थे? भागदूह कहते थे हम लोग, राइट। ये 2023 में पूछा गया था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख क्या है? नहीं है, राइट। देखिए, ये आप समझिए, इस टेबल को एक बार समझ लीजिए, यहां से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ये व्यावहारिक ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। ये दिशा है, ये उत्तर वैदिक शब्द है, और ये राजा का नाम है। सम्राट को क्या कहा जाता था? प्राची। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। स्वराष्ट्र को प्रतीची, ठीक ना। कहां पर? पश्चिम दिशा में। उत्तर दिशा में उदीची, और मध्य दिशा में राजा, और दक्षिण में क्या कहा जाता था? भोज। तो अभी वो भोज मध्य में हो गया है, अभी वो भोज मध्य में हो गया है, लेकिन पहले जो भारत की दक्षिणतम सीमा थी वो यहीं तक थी, ठीक। तो इसलिए दक्षिण में भोज बोला, जबकि मध्य प्रदेश आज भारत का मध्य क्षेत्र है, उस समय दक्षिण का क्षेत्र हुआ करता था, राइट। समझ में आ गई बात? आप लोग कमेंट में बता दिया कि जो आप लोग को नहीं समझ में आया करे वो आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ताकि उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा? कवर कर लूंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होने वाले होते हैं वो मुझे पहले से पता होता है, क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ हूँ पहले भी इसको, ठीक। तो ये वाला पोर्शन पिछले वाले पेज में था, यहाँ से स्टार्ट करें। सभा और समिति, ये क्या थी? सभा और समिति, ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी ये, जिसमें सभा क्या थी? श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि जो समिति थी वो सामान्य जनता की, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व किया करती थी, राइट। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इनके सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और इस समय जो स्त्रियां हैं वो समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो हैं वो सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। गोविष्टि, ये जो टर्म है ये किस लिए यूज किया गया है? युद्ध के लिए, जिसका अर्थ है गायों की खोज। उस समय जो है वो गायों के लिए ही युद्ध किया जाता था, ठीक। दशराज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर। यह सबसे प्रश्न पूछा हुआ, एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक। राजा सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की कुल संख्या 18, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ऋग्वेदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4। कितनों में? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
यह विभाजन किस आधार पर था, यह ध्यान रखें, व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था, व्यवसाय पर आधारित था। ठीक। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उल्लिखित चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया किसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक। ये पेज थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं। आपके पास बुक है ना? जो बोला धुंधला है कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि यानी उसके पास बुक नहीं है। राइट। तो आर्यों का जो समाज था वो क्या था, पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान था। ठीक। मुखिया कौन होता था, पिता होता था, जिसे क्या कहते थे, कुलप। ठीक। समझ में आ गई? पितृ प्रधान था, मुखिया पिता होते थे, और क्या कहा जाता था, उन्हें कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। यज्ञ में भाग लेती थी। ठीक। इससे क्या पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति अभी अच्छी थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी स्थिति अच्छी थी। विधवा जो है पुनर्विवाह कर सकती थी, किसके साथ, अपने छोटे देवर के साथ, छोटे भाई देवर के साथ फिर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण किया करती थी, यानी कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक। इस काल में जो स्त्रियां कुछ बहुत जो शिक्षित थीं, उनके नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास। ठीक। यहाँ पे याज्ञवल्क्य, यदि प्रश्न पूछे कि याज्ञवल्क्य के वाद विवाद को चुनौती किसने दी थी, तो गर्गी ने दी थी। किसने, गर्गी ने दी थी। ठीक। ये देख लिया जाए दर्शन, यहां से प्रश्न आता है परीक्षा में आपके। चावार के प्रवर्तन चावार, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम। राइट। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। यहां से प्रश्न पूछा हुआ है लगभग हर पॉइंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे बुक पे, इस पेज पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक कणाद। यहां से जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, तो हर पॉइंट से प्रश्न है लगभग। ये चावार सिर्फ नहीं है, नहीं तो हर पॉइंट से। योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद। ये बस ये वाला पॉइंट छोड़ के हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक। चलें आगे बढ़े। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, अमाजु। तो वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को। राइट। चलें आगे। उपाध्याय, उपाध्याय किसे कहा जाता था, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। राइट। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था, सोमरस। क्या था, सोमरस था। राइट। ये क्या थे, वास, अधिवास और ऊष्णीश। ये टर्म देखिए पूछ दे कि ये क्या है, तो वैदिक कालीन वस्त्र, वस्त्र हैं, इन्हें वैदिक काल में ये नाम दिए गए। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी की संज्ञा दी गई। किसकी, नीवी की। मनोरंजन के साधन क्या थे, संगीत सुना करते थे, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था। ठीक। धूत क्रीड़ा। राइट। ये कोई बताएगा ये क्या है, धूत क्रीड़ा, बड़ा फेमस गेम है ये, कोई बताएगा, कमेंट में बताइए तो। आप लोग कमेंट नहीं करते, जब बताइए तो ये धूत क्रीड़ा क्या है, कितने लोग इसके बारे में जानते, सभी लोग कमेंट करके बताइए आप लोग। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि। ठीक। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है, ये कभी अगर पूछे आपसे
कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, महर्षि कणाद को। ये बता दी मैंने, गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ है न मारे जाने योग्य पशु, ठीक, न मारे जाने योग्य पशु। और जो ऐसा करता था उसको मृत्युदंड या देश से निकाल दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था या देश से निकाल दिया जाता था, राइट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर सब आप इंपॉर्टेंट ही बोलते चले जा रहे हैं, आज तो कुछ छोड़वा ही नहीं रहे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग आपको सब मिल जाएगा इसमें से। कुब्र, कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, परुष्णी, रावी नदी को बोलते थे। किसको बोलते थे परुष्णी? रावी। शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टि, घग्घर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। तो आपको एक दो जो इसमें नहीं मिलेंगे पीवाईक्यू में, बस वही है, सुवस्तु, स्वात, दृष्टि, घग्घर, विपाशा, व्यास। बाकी आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू में, बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक। तो या तो वहां जाके याद कीजिए या यहीं पे याद कर लीजिए, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो नहीं आया है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तीनों ध्यान रखिए, कब पूछ दे ये नया, ठीक। चलें आगे चलें। आर्यों का प्रिय पशु, सर्वाधिक प्रिय पशु पूछे तो घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता पूछे तो इंद्र, ठीक। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा, लोहा थी, ठीक। लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस, और तांबे को लोहित अयस। ये आप ध्यान रखें, ये नहीं कि लोहा लोहित को मार दें, ऐसा नहीं करना है। लोहा लोहित अयस नहीं, श्याम अयस है, तांबा है लोहित अयस, ये ध्यान रखना है आप लोग, ठीक। जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तब समझ में आएगा इंपॉर्टेंस इस बुक का। आपको एक बात बताऊं, लोग बताते नहीं है इस बुक को, ठीक। लोग मतलब सभी लोग जानते हैं, लेकिन लोग पता है क्या आपसे कहेंगे, प्रश्न नहीं आएगा इसमें से। आपको पता है जितने भारत में जितने बड़े टीचर हों, एक बात बता दूं आपको, ये एक बार मैं मतलब कुछ बहुत नाम नहीं लूँगा, लेकिन जाने मानी कोचिंग दिल्ली की जो 3-4 हैं उन टीचर्स के बीच में मैं बैठा हुआ था, तो बात चल रही थी, तो पता है सबके पास लूसेंट थी, सबके पास लूसेंट थी, सब लूसेंट पढ़ते हैं, सारे टीचर्स लूसेंट पढ़ते हैं। आप पूछोगे सर वो एग्जाम देते हैं क्या पीसीएस का? नहीं, एग्जाम नहीं देते हैं पीसीएस का, क्योंकि 500 बच्चों की भीड़ में कौन सा बच्चा लूसेंट पढ़ के आया हो और वहां से प्रश्न पूछ दे, फैक्ट पूछ दे, और पता चले टीचर को अगर नहीं आए वो प्रश्न वहां से, तो पता चलेगा कि बच्चा अरे इनको तो लूसेंट तक का इनको नहीं याद है, ये क्या पढ़ाएंगे हमको आईएएस पीसीएस का। तो सब वहां पे हंस रहे थे बैठ के, लेकिन सबने एक्सेप्ट किया कि सबके पास लूसेंट थी। हाँ, लेकिन बोला था डिस्क्लोज मत करिएगा कि हम लोग भी पढ़ते हैं, तो मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता। ठीक है ना। चलिए, भारत को जो लोहे का ज्ञान था वो कब हुआ? ईसा पूर्व 8वीं सदी में, ईसा पूर्व 8वीं सदी में, ठीक। अब बच्चे खुश हो रहे होंगे, टीचर लोग भी लूसेंट पढ़ते हैं। अरे टीचर ने, ये सारे एसडीएम एडीएम जितने बने हैं ना, सब आईएएस, इवन आईएएस वाले वो भी पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन बताता कोई नहीं है, कोई आपको नहीं बताएगा कि हम भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा एक वो चल पड़ा है कि लूसेंट जो है वो तो वन डे एग्जाम के लिए है, वो हमारे ईगो पे ठेस पहुंच जाएगा अगर हम उससे वो कर लेंगे, तो अगर मतलब हम लूसेंट कोई जान जाएगा हम पढ़ रहे, तो सब छुप छुपा के पढ़ते हैं, ठीक। सब छुप छुपा के पढ़ते हैं। एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपने क्या पढ़ा? अच्छा वो सब्जेक्ट के लिए वो पढ़ा था, उसके लिए वो एंशिएंट के लिए मैंने 3 किताब पढ़ी थी, और पता है अरे भाई किसको इतना याद रहता, क्यों बनने वाली। लेकिन अगर वो बोल देंगे ना, उनकी मजबूरी है कि मैं भी लूसेंट पढ़, थोड़ी बहुत बकैती भी बर्दाश्त कर लिया करो। अगर वो बता देंगे ये तो लूसेंट पढ़ के सेलेक्ट हुआ है, कोई उसको वैल्यू ही नहीं देगा। मतलब पता नहीं क्या, एक जैसे दिमाग में बन जाता है, एक कीड़ा बैठ जाता है। चलिए खैर, लेकिन जो लोग पीवाईक्यू पढ़ने के बाद इसको पढ़ते होंगे ना, इसके चैप्टर्स को, जैसे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आई,
फिर इसके चैप्टर पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि क्या इसकी भूमिका है, फिर आप भी छुप छुपा के पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, जो इसको हल्के में लिया वो बहुत हल्का रह जाएगा, ठीक है ना, वो कभी अपने जीवन में भारी हो ही नहीं पाएगा। भारी मतलब सम्मान, उसके वजन नहीं रहेगा उसके सम्मान। ठीक, चलिए, लेन देन के व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाली व्यापारी को क्या कहते थे? पड़ी कहते थे। तो ऐसे देखिएगा, पड़ी किसे कहते थे? तो व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को। लेन देन में क्या प्रचलित था, कैसे करते थे लोग? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, सूदखोर को क्या कहते थे? वेक नॉट। क्या कहते थे? वेक नॉट। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किनको जाना जाता था? अग्नि को। थोड़ा सा आप लोग अपना जो है सीट बेल्ट बांध लें, ठीक ना, यहाँ पे, वरना हम लोग की जो फ्लाइट है वो टर्बुलेंस जोन में है। ठीक, ये समझ जाते हैं ना, जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं वो समझ जाते हैं इसका अर्थ क्या है। यानी कंसंट्रेशन आप अपना बढ़ा लीजिए, यहाँ से प्रश्न गलत हो सकता है। सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी पूछे तो सरस्वती। और सर्वाधिक उल्लेख जिस नदी का है, सर्वाधिक बार उल्लेख जिस नदी का है, अगर ये पूछे तो सिंधु। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु, सबसे पवित्र सरस्वती। गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। राइट, ये था छोटा सा, पर ये चारों देकर के बहुत कंफ्यूज करता है। सबसे पवित्र दे देगा सिंधु को, और सर्वाधिक उल्लेख तो कई बार लेगा, सबसे पवित्र है तो सबसे सर्वाधिक उल्लेख इसी का हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति। प्रजापति। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास, जो 3 पगों में धरती आकाश पाताल सब माप दिया था उन्होंने, उसका उल्लेख किसमें है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो पूछे ये किस काल में किया जाता था राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का? तो उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। राइट, और वर्ण व्यवस्था के बजाय जन पर आधारित जो है व्यवस्था होने लगी थी। वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म पर आधारित निर्धारित होने लगा था। ठीक है ना, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर, ये शायद आप लोग को दिखने, ये देखिए यहां पे है, वर्ण जो है पहले क्या था? व्यवसाय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने लगा। तो किसमें? उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है आगे। अब देवता, कौन से देवता का संबंध किससे था? युद्ध का नेता, युद्ध का नेता पूछे तो इंद्र। वर्षा का देवता इंद्र। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाते थे कौन? अग्नि। अग्नि। ठीक, वरुण एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता तो वरुण। कौन? वरुण। समुद्र के देवता वरुण। विश्व का नियामक व शासक पूछे तो, यानी कंट्रोलर, तो वरुण। सत्य का प्रतीक वरुण। ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता वरुण। आकाश का देवता पूछे तो घौ। राइट, वनस्पति का देवता सोम। प्रगति एवं उत्थान के देवता उषा। अश्विन कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता पूषण। पशुओं के देवता, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु थे। और आंधी तूफान के देवता मरुत। राइट, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? स्थिरा। वह हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता। शतमान और निष्क क्या थे? मुद्रा की
इकाई। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य। ठीक, इसके अनुसार कुल मूल तत्व कितने हैं? 25, जिसमें पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। यहां से पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है और गलत करा दिया था कई लोग का, उसमें विकल्प में दे दिया था मंडूको उपनिषद, तो मंडूको नहीं है, मुंडको उपनिषद है। ठीक, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। किसमें? किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। ठीक, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। ठीक, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ये लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। ठीक, श्राद्ध की जो प्रथा है, श्राद्ध की जो प्रथा है सबसे पहले किसने शुरू किया? दत्तोत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने। एक उत्तर वैदिक काल में किस नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कौशाम्बी में। कहां पर? कौशाम्बी में। भारत के दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। कितने हैं? दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का ही जो है पुराना नाम क्या था? जय संहिता, जय संहिता। ठीक, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र जो है एक संस्था थी, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक, तो इसके बाद दर्शन और विचारधाराएं हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।